नमस्कार। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस विधायक बीते दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्रीय नेतृत्व से पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को भेजने की मांग की है। जिसके बाद पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की जिला अध्यक्ष से मतभेद को लेकर बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने बयान दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा था, उसी के बाद पीएल पुनिया ने सभी की बैठक बुलाई और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के बड़े नेताओं की गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम सब एकजुट होकर तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सभी सीनियर से बात की है और कल उन्होंने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है। संगठन के जो वरिष्ठ जन हैं, महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उन सभी से उन्होंने बात की है और लगातार परसों रात भी वो बात करते रहे। कल आपने देखा है, कल 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मीटिंगें चली। संगठन के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सहयोगी हैं, आम कार्यकर्ता से विस्तार से उन्होंने संवाद स्थापित किया है, बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है किस तरह से कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी हमारे बहुत नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव सामने है, उससे पहले संभवतः स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न होने हैं। तो यह जो 3 दिन का प्रवास है, निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए आने वाले भविष्य के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। नगर के गदरपुर के कुल्हा ग्राम में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया और खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि खेत में खड़ी कंबाइन मशीन से चिंगारी निकली और चिंगारी निकलते ही फसल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात के कारण फसलों के बर्बाद होने से किसान पहले ही परेशान थे। अब इस भीषण गर्मी में गेहूं की फसल में आग लगने से किसान अब भगवान भरोसे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन किसानों की कोई मदद करती है या नहीं। जो किसानों ने बताया, जो लोग यहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि कंपाइन चल रही थी, उससे कंपाइन से कोई चिंगारी वगैरह आई है, जो भी आया उससे कारण आग लगी। और इसमें लगभग 15 लोगों के खेत जले हैं, जिसमें टोटल ज़मीन है इसमें 16 एकड़, जिसमें से 4 एकड़ का कटी हुई थी और बाकी 12 एकड़ 1 बीघा जो है वो बिना कटी हुई गेहूँ जली है। तो मौके पे अभी कौन कौन मौजूद था? मौके पर ये किसान लोग जो थे और काफ़ी लोग, हम लोग सब लोग पहुँचे और ये ट्रैक्टर से प्रशासन की तरफ से अभी कोई नहीं, और अभी पुलिस वाले पहुँचे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा है और ट्रैक्टरों से जोत करके खेतों को बाकी खेतों को बचाया गया है यहाँ। तो आपको बता दें कि किसान चूंकि पहले से ही परेशान था, लेकिन अचानक से उनकी खड़ी फसल में आग लग गई, जो कि पूरी तरह से फसल पक चुकी थी। उसको लेकर किसानों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ गई। दरअसल फसल में आग लगने की जो घटना सामने आई, लोग बता रहे हैं कि जो मशीन थी उसमें से अचानक से चिंगारी निकली और ये चिंगारी देखते ही देखते इसने आग का रूप ले लिया और पूरी खड़ी फसल वहां पर बर्बाद हो गई। फसल ने आग पकड़ ली, चारों तरफ फैलती चली गई। और कुछ दिन पहले ही किसानों का कहना है कि बेमौसम जो बरसात हुई थी उससे काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ था, फसलें बर्बाद हो गई थी, परेशान थे किसान। अब भीषण गर्मी में गेहूं की फसल से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब उसमें भी आग लग गई और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। तो किसान तो अब भगवान भरोसे है। देखना होगा कि सरकार इन किसानों की कोई मदद करती है। उम्मीद लगाए बैठे हुए और अपनी बात भी यहां रखे। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र और दुगुनाकुरी क्षेत्र के अधिकतर गांव में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खड़िया खनन से गांव के रिहायशी मकानों, खेत खलिहानों सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से दरारें आने शुरू हो गई हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कमाने की होड़ में कांडा और दुग नाकुरी क्षेत्र की जमीन और जंगल नदी में समा जाने को आमादा है। खड़िया खनन से प्रभावित गांव में मरती हुई जिंदगी, खत्म होते घर परिवारों की आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं।
रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां रात दिन खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध खनन को लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदी गई, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें 2 व्यक्तियों ने फोन पर खोदी गई खाई को पाटने के लिए जान से मारने की धमकी दी है। खनन माफियाओं की धमकी के बाद महिला वन दरोगा काफी डरी हुई है। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और अपॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए इसे खतरा बताया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों ने इसके रूट को बदलने की भी मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी स्टॉक होल्डर को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी योजना बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी से राय मशवरा करके ही योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तहसील रिखड़ी खाल धमाकोट के क्षेत्र के अंतर्गत 13 और 15 अप्रैल के हुए बाघ के हमले को देखते हुए रिखड़ी खाल और धमाकोट तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत रात में कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाघ द्वारा हमला किए जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिस कारण स्थानीय जनता में भय का माहौल व्याप्त है और बाघ द्वारा पुनः हमला किए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि रात के समय स्थानीय लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ग्राम भैटगांव पट्टी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में यह है कि स्कूल्स में बच्चों की रक्षा या सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखे जाने या कुछ समय के लिए उन्हें बंद रखे जाने के लिए हम लोग प्लान करें। रामनगर के 12 वर्षीय कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले मोहित को रामनगर में उसके दोस्त सायरन बॉय के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे का हुनर ऐसा है कि जिसको सुनकर राहगीर से लेकर खाकी वर्दी वाले तक चौंक जाते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों नैनीताल जिले के रामनगर में एक शख्स अपनी आवाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इस शख्स के कंठ से निकलने वाली आवाज हूबहू पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन से मिलती जुलती है। इस बच्चे के गले से पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, मोहित एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की अलग अलग आवाज निकालता है। वहीं जब मोहित के द्वारा राह पर जाते हुए सायरन की आवाज निकल जाती है तो सुनने और देखने वाले हैरत में पड़ जाते हैं और उनकी आवाज को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मोहित ने बताया कि वो बचपन से ही जब पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनता था तो उसने आवाज निकालना शुरू किया तो वो हूबहू सायरन की आवाज निकालने लगा। आपको बता दें कि मोहित कक्षा 7वीं का छात्र है और रामनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ता है। मोहित बड़े होकर एक अधिकारी बनना चाहता है। देखिए, आज के समय में अलग अलग विधाओं में अलग अलग टैलेंट उभर के आ रहे हैं। ये भी एक टैलेंट है, अलग अलग आवाज निकालना, अलग अलग लोगों को सुनाना, जानवरों की आवाज निकालना। जिस तरीके से ये बच्चा आवाज निकाल रहा है, ये इसका टैलेंट है। इसको गाइड करने की आवश्यकता है। ये अन्य प्रकार की आवाजें भी निकाल सकता है और निकट भविष्य में ये रामनगर का नाम रोशन करेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
इस मौके पर जब उनसे चीड़ के पेड़ की कटाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चीड़ के पेड़ का दोहन वैध तरीके से किया जाए तो इससे प्रदेश के करीब 75,000 लोगों को फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। जंगल में आग का कारण अक्सर चीड़ के पेड़ ही बनते हैं। बताया जा रहा है कि चीड़ के पेड़ों की वजह से ही जंगल राख में तब्दील होते जा रहे हैं। यही वजह है जो अब चीड़ के पेड़ों के वजूद पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और इन्हें जंगल के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अगर ठीक तरीके से इनका इस्तेमाल हो सके तो ये रोजगार देने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। इस मौके पर मीडिया ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक हत्याकांड मर्डर को लेकर भी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गीता में लिखा है जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और आशावादी लोगों की सोच यही होती है कि जो भी होता है वो ठीक ही होता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी उनके साथ शामिल रहीं। इसमें बड़े अध्ययन की जरूरत है और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। ये पैदल मार्च नगर निगम से शुरू हुआ जो सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक तक निकाला गया। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से चली आ रही है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ये मांगे पूरी हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में ये मांग अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक सरकार की नौकरी करते हैं, इसलिए उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। देखिए जो कर्मचारी शिक्षक हैं प्रदेश के पूरे देश के उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो 25 साल 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वो असाइन हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, गुजारा करने के लिए उनके पास बड़ी दिक्कत हो जाती है। गदरपुर थाना परिसर में ईद के त्योहार को लेकर अमन कमेटी बैठक बुलाई गई। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि आगामी ईद को लेकर सभी विभागों के साथ आज स्थानीय लोगों की वार्ता हुई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी ईद को लेकर शांति बरतने और सोशल मीडिया पर किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट न डालने की अपील की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर किसी तरह की कमेंटबाजी से दूर रहने की लोगों को सलाह दी गई और अपील की गई। रमजान का महीना चल रहा है, 22 और 23 तारीख के बीच में, मतलब 2 दिनों के बीच में किसी दिन भी जो है ईद का त्यौहार इनके द्वारा मनाया, मुस्लिम भाइयों द्वारा मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में भी हमने जो है एक मीटिंग रखी, शांतिपूर्वक जो है इस त्यौहार को मनाया जाए। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, चेयरमैन साहब भी आए थे, उनसे भी हमने बात की थी कि जो है जो भी बिजली पानी साफ सफाई उस दिन होती है तो आप पूरा उसमें सहयोग करेंगे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या के बाद जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। अतिसंवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से सटी राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्ण है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के एकलव्य आवासीय विद्यालय में सामाजिक संस्था मॉडर्न यूटोपियन सोसाइटी के द्वारा छठे सीमांत साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता यशोधर मठपाल ने शिरकत की।
कार्यक्रम के प्रथम सत्र में जहां नेपाल से आए प्रसिद्ध साहित्यकारों ने एकलव्य विद्यालय के बच्चों को नेपाल की संस्कृति और साहित्य से रूबरू कराया, वहीं बच्चों ने भी नेपाल के साहित्यकारों से विभिन्न विषयों पर काफी रोचक सवाल पूछे। कार्यक्रम में पहुंचे पद्मश्री यशोधर मटपाल ने बच्चों को विज्ञान, पर्यावरण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर ज्ञानोवर्धन किया और साहित्यकार डॉक्टर जगदीश पंत कुमुद की पुस्तक नदी ना लौटी और डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी की विज्ञान एवं ब्रह्मांड किताब का विमोचन किया। ये हमारा षष्ठम आयोजन है और अब की बार हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो रहा है बच्चों में और जो बड़े लोग हैं उनके बीच में जो संवाद की जो कमी है हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। तो उसके लिए हमारे जो 4 से 3 सत्र जो हैं इसी विषय पर हैं। जो प्रथम सत्र था उसमें जो नेपाली साहित्यकार थे तो उन्होंने जो है नेपाल की जो संस्कृति है उसके बारे में बताया यहाँ के बच्चों को। वही बच्चों को उसमें था कि विद्यार्थियों में जो नवाचार है या जो नई चीज़ें बना रहे हैं बच्चे या नवोन्मेष है उसके बारे में बातें। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बचाने के लिए बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में विद्यासागर सेवा समिति ने बंगाली संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बंगाली समाज के विभिन्न मंचों के कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बंगाली समाज के कई लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए जाने के लिए अपने अपने तर्क रखे। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड में बसे बंगाली समाज के लोगों के लिए शासन प्रशासन से कई बार जहां बंगाली बहुल क्षेत्र में बांग्ला भाषा पढ़ाए जाने के लिए कहा गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे समाज के लोग हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इससे सरकार जी गाँव के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोग हर साल इससे बांग्ला साल का जो पहला दिन है दादा पहला होता है इसमें आप लोग कार्यक्रम करते हैं और बांग्ला भाषा को बचा के रखा है। हमारे नेताओं ने समय समय पर बोला बांग्ला भाषा को यहाँ लागू करेंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख है चाहे हमारे अपना भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हो, सभी ने प्रॉमिस किया है बंगाली समाज के बीच में जाके बोला है कि हम प्रत्येक स्कूल में बांग्ला भाषा को लागू करेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लागू नहीं किया अभी तक। सुंदरपुर ग्राम सभा में आज हमारे जो बंगाली कल्चर जीवित करने के लिए हम प्रोग्राम की उपलक्ष्य में हम बनाए जा रहे हैं। इस बांग्ला भाषा लुप्त होते जा रहा है क्योंकि उसको हमें बचाना बहुत जरूरी है और हम ये सरकार से निवेदन करूंगी है जो हमारे बांग्ला भाषा को सभी स्कूल में प्राइमरी स्कूल चाहिए इसको लागू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।